साथियों, व्यापारियों की हालत कितनी खराब है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 55 किश्त एक व्यापारी अपने लोन की समय पर चुका रहा था, लेकिन बैंक ने उस चीज का लिहाज नहीं किया। जैसे ही एक किश्त बाउंस हुई, बैंक वाले 200 कॉल अलग अलग नंबरों से हर दिन करने लगे। इतना प्रताड़ित किया गया कि वो व्यक्ति वो प्रेशर झेल नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। बड़ी बड़ी दुख की खबर है, उन्होंने और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये जसवीर सिंह जी हैं। जसवीर सिंह जी जो लुधियाना के रहने वाले थे, लुधियाना में उनकी दुकान थी। इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है, जसवीर सिंह जी और उनकी पत्नी कुलविंदर कौर दोनों ने आत्महत्या कर ली है, बैंक के कर्मचारियों के, रिकवरी एजेंट के बार बार कॉल से तंग आकर के। 55 किश्त समय पर दे चुके थे, लगभग 5 साल से समय पर लोन की किश्त चुका रहे थे। एक भी किश्त बाउंस नहीं हुई थी, कोई डिफॉल्ट नहीं था। इस महीने की किस्त समय पर नहीं दे पाए, इस कारण बैंक वालों ने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट पे लिखा है और बैंक का नाम भी लिखा है, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, कि उन्होंने तो हद कर दी, मेरी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखा। मुझे रोज बैंक के लोग 200 कॉल कर रहे थे। आप मेरी फोन डिटेल चेक कर सकते हैं, फोन में निकाल लेना, मेरे मोबाइल में वीडियो भी है और भी डिटेल है। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके ऊपर 2 करोड़ 38 लाख रुपए का लोन था और पिछले लगभग 5 साल से समय पर किश्त दे रहे थे। और जो लोग सरकार के लोग या सरकार के समर्थक कह रहे हैं देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी कर्जे के कारण परेशान नहीं है, आज कहां हैं वो लोग? कहां वो लोग मर गए जो एक व्यापारी की मौत पर, आत्महत्या पर कुछ बोल नहीं रहे हैं? और मैं मानता हूं ये आत्महत्या नहीं है, ये सरासर हत्या है। उन्हें हत्या के लिए उकसाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। और किस तरह से रिकवरी एजेंट, हमें पता है, जब कॉल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इनके साथ भी ऐसा ही किया गया। उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई। उनको बताया गया आपको बदनाम कर दिया जाएगा, आपके परिवार को बदनाम कर दिया जाएगा, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को बता दिया जाएगा, आप डिफॉल्टर हैं, आप बेईमान हैं, आप चोर हैं। एक व्यापारी क्या करता? व्यापार करे वो अपना, एक तो वैसे ही माहौल ऐसा है, हम सब जानते हैं व्यापार 10% भी नहीं रहा है। और जो लोग भी आप में से व्यापारी हैं वो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वाकई व्यापार की स्थिति खराब है कि नहीं है। ऐसे समय में जब व्यापार की स्थिति खराब है, व्यापार 10% भी नहीं रहा है, ऐसे समय पर किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यापारी को प्रताड़ित करना जो पिछले लगभग 5 वर्ष से लगातार किश्त दे रहा हो, और वो और उनकी पत्नी दोनों को ही ये सब बोलना, और वो सब झेल नहीं पाए। व्यापारी व्यापार करे अपना, सरकार को टैक्स भर करके दे, अपने यहाँ एम्प्लॉयज को सैलरी दे, लोगों से जिनसे पैसे लिया उनको चुकाए, बैंक वालों को चुकाए, क्या करे व्यापारी? और उस पर व्यापारियों को रिकवरी वाले ऐसे बोलते हैं, जबकि रिकवरी के कुछ रूल्स हैं। मैंने आज भी एक वीडियो डलवाई अपने इसी पेज पर, उसमें बताया गया रिकवरी के नियम है। रिकवरी के नियम क्या है? आपको बार बार कॉल नहीं किया जा सकता। अगर आप कहीं व्यस्त हैं, बिजी हैं, या कोई समस्या आ रही है, आप समय पर किश्त नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप अगर बैंक को अपनी स्थिति के बारे में बता देते हैं तो बैंक आपको बार बार कॉल नहीं कर सकता है। लेकिन समस्या क्या है, ये जो रिकवरी का काम दिया जा रहा है, ये थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है, और ये रिकवरी एजेंट इतनी बदतमीजी करने लगे हैं, इस हद तक गिरने लगे हैं कि इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। लेकिन ये होने वाला नहीं है, हमें इसे रोकना होगा, हमें लड़ना होगा। और मैंने कहा था, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं सबक सिखाऊंगा इन रिकवरी एजेंट्स को। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपको गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तुरंत हमारी टीम से संपर्क करिए, तुरंत उसका इलाज किया जाएगा। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपने लोन लिया, कर्जा लिया, भारत के संविधान के हिसाब से ना तो लोन लेना अपराध है, और यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ये कोई अपराध नहीं है। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, अपने आप को अपराधी मत मानिए, अपने आप को दोषी मत मानिए। आपने कर्जा लिया, कोई अपराध नहीं किया, समय पर किश्त नहीं चुका पा रहे, कोई अपराध नहीं है। और कोई भी बैंक वाला, रिकवरी वाला, कोई भी साहूकार कोई बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करिए, आप उसकी जानकारी इकट्ठा करिए, कॉल रिकॉर्ड करिए, हमारे नंबरों पर भेजिए। मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, मैं नंबर फिर बोल रहा हूं, उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। नंबर है 9711230808, 9711230808। और आप लोग जो सुन रहे हैं लाइव, ईमानदारी से बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या ये आत्महत्या है या इसे हत्या ना माना जाए? क्या इन रिकवरी एजेंट्स पर, इन दंपति की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मैं मानता हूं चलना चाहिए। ये आत्महत्या नहीं है, ये सरासर हत्या है। किसी को उकसाना है, किसी की इज्जत को तार तार करना है। और जो मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे से बड़ी समस्या क्या है? कर्जा तो समस्या है ही, कर्जे के कारण जो बदतमीजी होती है, जो बदनामी होती है, उस बदनामी से बचने के लिए, उस डर से बचने के लिए लोग ये गलत कदम उठा रहे हैं। लेकिन मर जाना समाधान नहीं है दोस्तों।
मैं आप सबसे, आप सभी व्यापारियों से, सभी नौकरी करने वालों से, आपके ऊपर किसी तरह का भी लोन हो, आपने गाड़ी का लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, आपका बिजनेस लोन है, आपका पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, आपने किसी साहूकार से पैसा लिया, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, यदि आप समय पर पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइए। आपकी लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा मैंने पिछली बार लाइव आकर के कहा था, मैं एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहा हूं जिसमें लोगों की आर्थिक सहायता भी हो पाए, क्योंकि इमीडिएटली अगर उनकी जो दंपति जिनकी डेथ हुई है, अगर वो सिंह साहब को अगर समय पर किस्त भरने के पैसे मिल जाते तो शायद आज वो दंपति हमारे बीच में होते। और अगर किसी की 50,000 लाख रुपए से हम मदद कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमें मिलकर के सामूहिक रूप से कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे लोगों की मदद की जा सके। ना जाने कितने लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। और लोगों को जो इमीडिएटली आर्थिक सहायता की जरूरत है, वैसे तो हम चाह करके भी सभी की आर्थिक मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनको इमीडिएट जरूरत है, मान लीजिए किसी की गाड़ी है और बैंक छीन रहा है और उसकी कमाई का साधन केवल वो गाड़ी ही है, अगर उसे समय पर किस्त मिल जाती है तो उसकी गाड़ी बच जाएगी। गाड़ी बच जाएगी तो हो सकता है वो कमा करके आगे किस्त भी भरने की स्थिति में आ जाए, अपने परिवार को भी पाल ले। ऐसे ही किसी का अगर बिजनेस लोन चल रहा है, जैसे इनका लोन चल रहा था, लगातार किस्त भर रहे थे, लेकिन एक किस्त बाउंस होने की वजह से रिकवरी वाले ने बदतमीजी की। अगर ये हमारी टीम से टच में होते, हमारे टच में होते तो शायद आज बच जाते। और कई लोग कहते हैं साहब मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था मैं अभी ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए मेरे मिलने से भी कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएटली लोगों को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है और मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूं। जब तक मैं वो मॉडल नहीं बना लेता मैं नहीं मिलना चाहता था, लेकिन लोगों ने दबाव बनाया। लोग लगातार कह रहे हैं कि नहीं सर एक बार मिल लीजिए, जो मैं बैंक का नोटिस आया, कोर्ट का नोटिस आया, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, कम से कम एक बार हम आपसे मिल लेंगे, आपकी टीम से बात करा देंगे, हमें तसल्ली हो जाएगी। तो उसके लिए मैं सिस्टम बना रहा हूं। जैसे मैंने कहा था जुलाई 2025 से फिर से इस मिशन को अगले स्केल पर ले जाने के लिए, अगले स्तर पर ले जाने के लिए मैं ग्राउंड पर उतर रहा हूं, आपसे मिलना शुरू कर रहा हूं। तो जुलाई में जो अगला संडे आने वाला है 6 जुलाई को, मैं जनता से मुलाकात करूंगा दिल्ली में। सुबह 10 बजे मुलाकात करेंगे मॉडल टाउन में। हमारे साथी हैं विनोद गुप्ता भारती जी, उनके कार्यालय पर मैं मुलाकात करूंगा। वहीं आ रहा हूं, उनका एड्रेस भी जब ये लाइव एंड होगा यहाँ मिल जाएगा। लेकिन वही लोग आए मिलने के लिए जिन्हें इमीडिएटली हेल्प की जरूरत है, या जिन्हें लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो मुझसे मिलकर के सॉल्व हो सकता है। अगर फोन पर बात हो सकती है तो आप टीम से फोन पर संपर्क कर लीजिए। ये लोग कह रहे हैं साहब फोन पे बात नहीं हो पा रही है। मैंने कहा जैसे हम लोगों ने दोबारा एक्टिव हुए हैं तो बहुत सारे फोन कॉल्स आने लगे हैं, सभी पर बात कर पाना संभव नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया 9711230808 उस पर अपनी जानकारी व्हाट्सएप कर दें। अगर टीम को लगेगा बहुत जरूरी है तो टीम वहीं जवाब दे देगी, अगर लगेगा बात करनी जरूरी तो टीम कॉल बैक कर लेगी, मुझसे बात करवानी जरूरी तो मुझसे बात करवा देगी। मैं यहाँ टीम के कुछ साथियों के नंबर भी देता हूँ, जो लोग भी अपॉइंटमेंट देख रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, जो आना चाहते हैं वो नंबरों पर कॉल कर लें। मैं 5-6 नंबर यहाँ शेयर कर दूंगा लाइव एंड होने के बाद, आप उन नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, उनसे बोलिएगा मुझे सर से मिलना है, किस विषय में मिलना चाहते हैं और आकर के मिल सकते हैं। इस संडे में मुलाकात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट संडे जुलाई का पहला संडे जो 6 जुलाई को होने वाला है वहां मुलाकात कर रहा हूँ। और उसके बाद कोशिश करेंगे पहले दिल्ली में और उसके बाद अलग अलग राज्यों में, जैसे मैं पहले आता था, फिर आना शुरू करूं, मिलना शुरू करूं। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे मिलने से, मुझसे बात करने से, मुझे अपना परेशानी बताने से, अपना दर्द साझा करने से आपका दुख दर्द कम हो सकता है तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन आप अगर ये मुझसे उम्मीद करें कि मैं तुरंत आपका कर्जा मुक्ति करा दूं, कर्जा माफ करवा दूं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ना तो मैं सरकार में हूं, ना ही मेरे लोग सरकार में। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था, यदि कभी किसी भी दिन मेरे पास इतनी ताकत हुई, मेरी टीम के पास इतनी ताकत हुई कि हम आपकी कर्जा मुक्ति कर पाए तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। उसी के लिए एक मॉडल बनाया जा रहा है जिसमें लोगों की इमीडिएटली जिनको जरूरत है उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जा सके। जिनको कोई नोटिस की दिक्कत आ रही है तो उनको लीगल टीम तैयार कर रहे हैं कि कम पैसे में आपको बढ़िया लीगल टीम मिल जाए जो जवाब दे सके। डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम तैयार कर रहे हैं। और आप में से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं और एडवोकेट्स हैं वो भी हमारी टीम से संपर्क कर लें। टीम के नंबर मैं यहाँ दे दूंगा, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9711230808, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें कि सर मैं एडवोकेट हूं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मैं आपके साथ तैयार हूं। और आपको भी जो आपकी मेहनताना होता है, जो फीस होती है, कुछ ना कुछ आपको भी अरेंज कराया जाएगा। क्योंकि कहीं और हमारे लोग फीस दें, पैसा दें और वो उनके साथ गलत हो, इससे तो बेहतर ये है हमारे मिशन में ऐसे एडवोकेट हों जिनको थोड़ा बहुत फीस भी मिल जाए और हमारे लोगों की मदद भी हो जाए। अल्टीमेटली हमारा पर्पस है लोगों की मदद कराना, जैसे भी हो सके। कईयों के डीआरटी के नोटिस आए हुए हैं, कईयों के 13-2, 13-4 का नोटिस आया हुआ है, कई जगह पर चेक बाउंसिंग का केस है। तो अलग अलग तरह के केसेस हैं, जैसे केसेस होंगे देखा जाएगा।
उनकी मदद भी की जाएगी। और कुछ लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं पर्सनली उनके साथ काउंसलिंग करूं, उनकी डिटेल में उनकी प्रॉब्लम सुन करके समस्या का समाधान करूं, तो वो भी मॉडल मैं तैयार कर रहा हूं कि जो लोग यहां मुझसे मिलने आएंगे उनमें से अगर किसी को लगे मुझे ज्यादा समय देने की जरूरत है, पर्सनल मीटिंग की जरूरत है, तो उनको पर्सनल मीटिंग का, प्रॉपर काउंसलिंग का भी समय दिया जाएगा, जिससे कि एक सिस्टम ऐसा बन जाए जिससे मिशन लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। एक फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार कर रहे हैं, एक पैरेलल ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों की लीगल हेल्प हो पाए। बहुत कुछ पैरेलली करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो पाएगा आपकी मदद करेंगे। मैं ये तो वादा नहीं करता हूं कि मैं सभी की मदद पूरी तरह से कर पाऊं या फाइनेंशियली सबकी मदद कर पाऊं, लेकिन जितना भी मेरा सामर्थ्य है, जितना भी मेरी टीम की क्षमता है, जितने भी हमारे पास संसाधन है, हम सब लगा देंगे आपकी मदद करने में, आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकालने में। मैं इस अभियान को कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी आपसे वादा किया था, मैं फिर वादा कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति का एक एक रुपया कर्जा उतरवाने तक ये अभियान जारी रहेगा। और सरकारों पर भी दबाव बनाएंगे और इसको नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट रख करके सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे, ताकि जो लोग भी सरकार में आए, जो लोग भी चुनाव लड़े, जो लोग भी एमपी एमएलए बने, उन पर दबाव पड़े कि हमें जनता की कर्जा मुक्ति के विषय पर भी काम करना पड़ेगा। और मैंने तो कहा है, सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, प्रधानमंत्री इनिशिएटिव ले और जैसे पीएम केयर फंड बनाया गया था कोरोना के समय में, ऐसी डेट रिलीफ फंड बनाया जाए, प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष का निर्माण हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड की तरह कर्जा मुक्ति कोष बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या डेट रिलीफ फंड प्रधानमंत्री के नाम से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुझे लगता है इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उसमें सरकार को भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है। उसमें जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं जो कर्जे कारण परेशान हैं, वो लोग हैं, उन सबको ही बोल दिया जाए कि वो डेट रिलीफ फंड में या प्राइम मिनिस्टर कर्जा मुक्ति कोष में हर महीने पैसा डालें, 100, 200, 500, 1000 रुपए, जितना भी उनका सामर्थ्य है। और जो पैसा भी आए वही पैसा जनता की कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, जब तक ये कोष चलता रहे, जब तक देश की जनता पूरी तरह से कर्जा मुक्त ना हो जाए। अगर इसको सिस्टमेटिक कर दिया गया और केवल 1 करोड़ लोगों ने हजार रुपए भी हर महीना डाला, तो 1000 करोड़ रुपए सरकार के पास हर महीना आएगा। और अगर 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जनता की कर्जा मुक्ति के लिए किया गया, तो मैं लिख करके दे सकता हूं, 5 वर्ष में अधिकतर जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। ज्यादा लोगों की कर्जा मुक्ति संभव है, लेकिन वही है ना, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता वाली दिक्कत ज्यादा लग रही है, नहीं आता वाली दिक्कत नहीं। तो मैं, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी टीम की क्षमता है, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी और काम करते रहेंगे। लेकिन हमसे ये उम्मीद करना कि हम सारा बर्डन उठा ले, संभव नहीं है साहब। कई बार दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। आज जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला तो बहुत दुख हुआ, समझ में नहीं आया क्या किया जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए। और जो रिकवरी एजेंट्स हैं उन तक भी जानकारी पहुंचाइए कि रिकवरी एजेंट्स को जो टारगेट दिया जाता है या जो जिस तरह से उन पर दबाव बनाया जाता है, उनकी भी मजबूरी मैं समझ रहा हूं। लेकिन किसी व्यक्ति पर इतना दबाव बनाना कि वो आत्महत्या कर ले, किसी व्यक्ति को इतना प्रताड़ित करना, इतना जलील करना, इतना बेइज्जत करना, ये कहां तक जायज है? इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति ने कर्जा लिया है, कोई अपराध थोड़ी कर दिया। और कई लोग कहते हैं कि साहब कर्जा लेते ही क्यों है? मुझे समझ में नहीं आती ये लोग कहां से आते हैं, कौन लोग हैं जो इस चीज को बोलते हैं कर्जा लिया ही क्यों है। शायद उन्हें पता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कर्जा इसलिए या ये सोचकर नहीं लेता है कि कल वापस नहीं करना है। उसकी उस समय सोच यही होती है कि आज मैं कर्जा ले लूंगा, कल स्थिति ठीक हो जाएगी, मैं चुका दूंगा। लेकिन जब स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, तब परेशानी ज्यादा बढ़ती है। और आज व्यापार की हालत खराब है। अगर सरकार चाहती है वाकई कि लोग अपनी कर्जे के लिए खुद ही काम करें या अपना कर्जा खुद ही उतार दें, तो सरकार कम से कम इतना कर ले कि व्यापार की स्थिति ठीक कर दे। आज किसी भी मार्केट में आप जाकर के देखिए, व्यापारियों से बात करिए। मैं तो व्यापार संघ के लोगों से मिल रहा हूं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं व्यापार 10% भी नहीं रहा साहब, कमाई कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कहां से वो किस्त चुकाएगा? व्यक्ति पहले परिवार पालेगा, अपने बच्चों को पालेगा, या पहले किस्त देगा? और अगर किस्त समय पर नहीं भरते हैं तो जो उनका पुराना व्यवहार है, सोचिए 55 किस्त, यानी लगभग 5 वर्ष तक व्यक्ति बिना नागा किस्त दे रहा था। तब तक उसे कोई अप्रिसिएशन नहीं, तब तक उसकी कोई तारीफ नहीं की गई। लेकिन 1 महीना किस्त बाउंस हुई और उसके साथ गाली गलौज करनी, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। और ये रिकवरी एजेंट, 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट जिनकी कोई औकात नहीं है, वो 2 करोड़ 3 करोड़ के जिसने लोन लिया व्यापारी का, उसकी वैल्यू भी 10-15 करोड़ की होगी, उसकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। कि बड़े बड़े जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनका क्रेडिट कार्ड बाउंस हो जाता है, या क्रेडिट कार्ड का समय पर किस्त नहीं भर पाते हैं, या पर्सनल लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं, तो बड़ी कंपनी में व्यक्ति नौकरी करता है, वो उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। जो एप्लीकेशन वाले लोग हैं, वो ना केवल उसको बल्कि उसके परिवार वालों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके जानकार लोगों को, उनको मैसेज भेजते हैं, उल्टा सीधा प्रताड़ित करते हैं, जबकि ये लीगल है।
अकॉर्डिंग टू आरबीआई ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसकी जानकारी किसी और को, उसके रिश्तेदार या जानकार को नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये फिर भी कर रहे हैं और इन्हें रोकने की भी जरूरत है। सरकार को भी इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री स्तर पर काम हो जाए तो बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री स्तर पर काम हो जाए। अभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मैं अपील कर रहा हूं और कोशिश कर रहे हैं एक डेलीगेशन भी तैयार किया जाए जिसमें कम से कम हजार लोग अपने राज्य के अपने मुख्यमंत्री के यहाँ जाए और वो जाकर के उन्हें बताएं कि कर्जे की समस्या कितनी गंभीर समस्या है, और ना केवल समस्या पर बात करें बल्कि समाधान पर बात करें कि अगर चीफ मिनिस्टर के लेवल पर डेट रिलीफ फंड बना दिया जाए, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कर्जा मुक्ति कोष बना दिया जाए, तो उस राज्य की जनता को पूरी तरह से कर्जा मुक्त भी किया जा सकता है और राज्य सरकार के बजट पर ₹1 का बर्डन भी नहीं पड़ेगा। अगर सरकारें नहीं करती हैं, ना राज्य सरकार करती है, ना केंद्र सरकार करती है, तो कम से कम हम अपने स्तर पर करेंगे। जनता की कर्जा मुक्ति के लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। अभी ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, कोई किसी पार्टी किसी नेता के खिलाफ हम नहीं है। कल भी मुझसे किसी ने पूछा कि आप तो सरकार से सवाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। मैंने तब भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लड़ाई किसी सरकार, किसी नेता, किसी पार्टी से नहीं है। जो नेता, जो पार्टी, जो लोग जनता की कर्जा मुक्ति का साथ देंगे, जो इस मुद्दे के साथ हैं, हम उनके साथ हैं। जो इस मुद्दे के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है हम उनके खिलाफ हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, व्यापारियों के हितैषी हैं, सबसे पहला काम क्या करें? नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का ही कर्जा माफ कर दें। और व्यापारी वर्ग तो 90% व्यापारी वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। मैं तो उन्हीं व्यापारियों की आवाज उठा रहा हूं, मैं तो उन्हीं की मांग कर रहा हूं। मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है। आप ये मत समझिए कि मैं अपनी कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तो जनता की ही बात कर रहा हूं। तो उन्हें अगर लगता है कि जो लोग उनके व्यापारी हैं, उनके समर्थक हैं, उनका कर्जा माफ कर दो। और अगर नहीं करते हैं तो जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सुन रहे हैं, वो कम से कम अपने नेताओं से, अपने पदाधिकारियों से, अपने मुख्यमंत्री से, एमपी से, एमएलए से कम ये बात तो करें कि ये व्यक्ति सही कह रहा है, इसकी बात सुननी चाहिए, ये व्यापारियों के हक की बात कर रहा है। मैं कोई नाजायज मांग नहीं कर रहा और मेरी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। सत्ता में इस समय भारतीय जनता पार्टी है, इस समय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सवाल उनसे किया जा रहा है। जब सरकार कोई दूसरी होगी, प्रधानमंत्री कोई और होगा, उससे सवाल करेंगे। जिन राज्यों में दूसरी सरकारें हैं, उन सरकारों से भी अपील कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से भी अपील कर रहे हैं, अपनी जनता की कर्जा मुक्ति के लिए तुरंत एक्शन लिया जाए। और मैं कोशिश करूंगा, ये पंजाब का केस है तो भगवंत मान जी तक भी बात पहुंचाई जाए, और जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, सिंपैथाइजर, अरविंद केजरीवाल जी के समर्थक हैं, सिंपैथाइजर हैं, वो इसको उनसे शेयर करें कि लुधियाना के व्यापारी के साथ ऐसा हुआ। आपको खड़ा होना चाहिए, आपको उसकी आवाज बननी चाहिए, आपको उन व्यापारियों का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि हम सरकारें चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, एमपी एमएलए चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं ताकि जनता को सुविधाएं मिल सके, ना कि इसलिए कि जनता को प्रताड़ित किया जाने लगे। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब राहत दी जा सकती है, उनका लोन राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडरराइट किया जा सकता है, उनको हेयर कट दिया जा सकता है, उनको लीन पीरियड दिया जा सकता है, उनको किस्त भरने के लिए समय दिया जा सकता है, आम व्यापारी को क्यों नहीं? आम नौकरी करने वाले को क्यों नहीं? आम गृहिणी को क्यों नहीं? क्या एक देश में दो कानून होंगे? अमीरों के लिए कानून अलग होगा, गरीबों के लिए अलग होगा? ये नहीं चलने वाला सर। और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। यदि आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई रिकवरी एजेंट, कोई बैंक वाला, कोई साहूकार, आप तुरंत उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके हमें बताइए और उसे वायरल करेंगे। और यदि आप भी लाइव आ सकते हैं, जैसे मैं फेसबुक पर लाइव हूं, आप अपने फेसबुक पेज पर लाइव आइए, अपनी समस्या बताइए और हमें भी टैग करिए ताकि हमें भी पता चल पाए और मैं उसे अपने पेज पर भी शेयर करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था, नंबर फिर दे रहा हूं, नंबर है 9711230808। कोई गलत कदम नहीं उठाना, कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना कि जिससे चीजें बाद में ठीक ना हो सके। आज कर्जा है, कल कर्जा उतर जाएगा। समय एक जैसा नहीं रहता है, कल समय बदलेगा। और जैसे मैंने आपकी मांग मान ली, आप मिलना चाह रहे थे, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। मैं कोई भागा नहीं हूं भाई, मैं आपसे दूर भी नहीं हूं, लेकिन मेरी भी अपनी लिमिटेशन है ना। अगर आप ये सोचें कि मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं और आप ही ना आए तो भी नहीं चलेगा काम, मैं सबका कर्जा उतरवा दूं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट जिन जिन की जितनी मदद कर सकते हैं मदद करेंगे। और अगर किसी को रहने की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत है, तो कम से कम वो लोग जरूर संपर्क करें, तुरंत उनके लिए कोई ना कोई समाधान किया जाएगा। लड़ना नहीं है किसी से भी, किसी को डराना धमकाना नहीं है, रिक्वेस्ट करनी है और डरना भी नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाना।
कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कर्जा हो गया है तो कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को मत दीजिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है, और ज्यादा ताकत के साथ, और ज्यादा हौसले के साथ, और ज्यादा मजबूती के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हम बहुत सारे लोगों की मदद पहले भी कर पाए, आगे भी मदद करेंगे। मैंने नंबर दे दिया था, मैं यहाँ जब लाइव एंड होगा तो टीम के नंबर भी दे दूंगा। जो लोग भी मिलने आना चाहते हैं नेक्स्ट संडे